आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट साइंस बर्ड में। माय डियर, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है। दोस्तों, इस लेसन में हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी भी जीव के उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पेन। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। द लाइफ स्पेन मे बी डिफरेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। का जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन अलग अलग हो सकता है। एक मक्खी 1 से 2 दिन तक जीवित रहती है माय डियर, वहीं पे एक कछुआ 150 से 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। किसी भी जीव की जीवन अवधि किसी भी जीव के उसके शरीर के आकार, उसकी बनावट, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी जीव का जीवन जो अवधि है वो उसका पहले से ही फिक्स्ड होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा कि जीवन अवधि क्या होता है, किसको जीवन अवधि बोलते हैं। सभी जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। चलिए अब हम इसको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जीवन अवधि की डेफिनेशन आपको ऊपर लिखी हुई दिख रही है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन काल को जीवन अवधि कहते हैं। और जो एनसीईआरटी के फर्स्ट से हम कवर अप कर सकते हैं, वहाँ से जो पॉइंट निकल करके सामने आता है वो है कि जनन क्या है और जनन का उपयोग क्या है। देखिए, जनन की सीधी सी परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। वह जीव विज्ञानीय प्रक्रम जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, जनन कहलाता है। यानी कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे छोटे जीवों को जन्म दे, वो जनन कहलाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। अब जनन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जन्म की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि सारे सजीव अपनी पीढ़ी की कंटिन्यूटी को बनाए रखें, पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखें। अरे भाई, अगर जनन नहीं होगा तो नई संततियां जन्म नहीं लेंगी, और जब नई संततियां जन्म नहीं लेंगी तो फिर पृथ्वी अस्तित्व विहीन हो जाएगी। तो पृथ्वी पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी जनन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी जीव का जो रिप्रोडक्शन है उसको कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हैबिटेट, यानी कि कोई भी जीव किस प्रकार के आवास में रहता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो यह उसके जनन को प्रभावित करती है। दूसरा होता है उसके शरीर के अंदर का मेटाबॉलिज्म, उसकी शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वह भी उसके जनन को, उसके रिप्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, जीवन अवधि भले ही कितनी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। देखिए, यहाँ पर सारे जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। कोई 2 साल जीता है, कोई 5 साल, कोई 16 साल। यहाँ पर आपको कई फिगर्स दे रखे हैं और इन फिगर्स में इनका जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन फिल करना है। ये आपकी वर्कशीट है, ये होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपको करना है। कुछ का यहाँ पे गिवन भी है, जैसे कि मगरमच्छ है, ये 60 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ जो है 100 से 150 वर्ष औसतन इसका जीवन काल है, जीवन अवधि है। और यहाँ पर आपको गाय दे रखा है, केला दे रखा है, मक्खी है, बरगद है। ये होमवर्क में आपको करना है, तो आई होप आप करके लाएंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डियर, सभी जीवों की जनन करने की अपनी अपनी अलग अलग विधियां हैं। किसी में लैंगिक जनन होता है, किसी में अलैंगिक जनन होता है। यानी कि हम
कह सकते हैं कि जनन की जो मुख्य विधियां हैं वो दो हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यानी कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंडली इज़ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तीसरा और भी होता है जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, कायिक प्रवर्ध द्वारा जनन। यह जो है ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहला हमारा अलैंगिक जनन। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अगर हम इस बात को सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। देखिए, इस डेफिनेशन से दो बातें निकल कर आती हैं। पहला पॉइंट ये है कि अलैंगिक जनन युग्मक की प्रेजेंट में भी हो सकता है और युग्मक अगर नहीं भी होगा तब भी अलैंगिक जनन होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। माय डियर, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं की जाएगी। पॉइंट है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। देखिए, इस डेफिनेशन से जुड़े हुए की वर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि जनक, और दोनों विपरीत लिंग वाले होंगे, यानी कि एक नर होगा और दूसरा क्या होगा? मादा होगा। दूसरा है युग्मक, यानी कि दो जनक होंगे, नर और मादा, या और तो उनमें जो युग्मक बनेंगे, जो नर होगा वो नर युग्मक का फॉर्मेशन करेगा और जो मादा होगा उसके अंदर मादा युग्मक का फॉर्मेशन होगा। और ये युग्मक जब आपस में दोनों मिलते हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मन, संलयन या फ्यूज़न, कुछ भी बोल सकते हो। समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अलैंगिक जनन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि लैंगिक जनन में गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मक का निर्माण होना नेसेसरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही जीव नई संततियों को जन्म दे सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें इसकी जो संततियाँ होंगी वो अपने जनक के बिल्कुल समान होंगी और समरूप होंगी। यही कारण है कि अलैंगिक जनन में क्लोन बनता है और लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये क्लोन क्या होता है। अगर क्वेश्चन नहीं उठ रहा है इसका मतलब आपका दिमाग इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। चलिए, क्लोन क्या होता है? क्लोन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि अकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। अर्थात जो जनक अपने समान संततियों को जन्म देते हैं और वो संततियाँ बिल्कुल अपने जनक के हूबहू होती हैं, उनकी फ़ोटो कापी होती हैं, उनकी जेरोक्स होती हैं, इसी को कहते हैं क्लोन। और क्लोन हमेशा अलैंगिक जनन में ही बनते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई फार्मर है अपने खेत में 3684 वैरायटी का गन्ना लगाता है, तो जितनी भी क्रॉप ग्रो करेगी वो सब कैसे होंगे? वो गन्ने कैसे होंगे? सारे गन्ने 3684 वैरायटी के ही होंगे, अपनी पेरेंट के बिल्कुल हूबहू होंगे, उनके जेरोक्स होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि अलैंगिक जनन कितनी क्रिया विधियों से हो सकता है, किन किन तरीके से अलैंगिक जनन होता है। देखिए, सबसे पहला है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या होता है? कोई भी जीव अपने केंद्रक से विभाजित होकर के दो नई संततियों को जन्म देता है। वो स्वयं विभाजित हो जाता है और वहाँ से दो नई संततियाँ, टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है प्रोटिस्टा और मोनेरा में होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये
प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या है आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। चलिए फ़िलहाल एक बार हम इसको ब्रीफली बता देते हैं आपको। देखिए मोनेरा जगत के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी प्राणी होंगे, सब प्रोकैरियोटिक होंगे। यानी कि प्रोकैरियोटिक मीन्स उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट होगी और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियर बाउंड नहीं होगा। देखिए डियर, इस जगत के ज़्यादातर प्राणी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं और ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये यूकैरियोट होते हैं, यानी कि इनकी जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोप्स भी हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है द्विखंडन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विखंडन, यानी कि जिसके दो खंड हो जाएं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में होता है। ये एग्जाम्पल्स आप ज़रूर लर्न रखेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं, यूनिसेलुलर जो जीव होता है, वो न्यूक्लियस से डिवाइड होकर के दो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देता है। और इसमें क्या होता है, ये वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करते हैं। कोई भी अमीबा डिवाइड होता है और फिर उसके जो नए संततियाँ बनती हैं बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं। इसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट। देखिए मुकुलन में क्या होता है, इसमें कोई भी जनक होता है, जैसे कि ईस्ट है तो उसमें ईस्ट का विभाजन तो होगा लेकिन इसके जो खंड होंगे वो असमान होंगे, समान खंड नहीं होंगे। जिसमें क्या होगा, जो जनक कोशिका होगी वहाँ से एक नई कलिका निकलेगी जिसको बड बोलते हैं, और वही बड जो है विकसित होती जाएगी और कुछ समय के बाद वह बड विकसित होकर के उससे डिटैच हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी, अपने जनक से विलग हो जाएगी। और वह विलग होने के बाद क्या होगा, वह नई संतति में परिवर्तित हो जाएगी और जनक कोशिका इस तरीके से नई संतति को जन्म देगी। तो ये मुकुलन जो है ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट एंड हाइड्रा दोनों हैं। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि द्विखंडन किसे कहते हैं और मुकुलन किसे कहते हैं और इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। देखिए इनका एग्जाम्पल आप ज़रूर लर्न करिएगा। देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, जिसमें ईस्ट का डायग्राम दे रखा है, जिसमें ऊपर सर्किल में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बड निकल रहा है उसके जनक से, और थोड़ी बाद में ये क्या होता है, डेवलप होकर के मैच्योर होकर के ये इससे अलग हो जाता है और इस तरीके से नई संतति का निर्माण होता है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा अमीबा का, जिसमें अमीबा जो रेड कलर से बीच में दिख रहा है ये इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है। अमीबा के साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस क्या करता है, दो नई संततियों में विभाजित हो जाता है। इस डायग्राम में आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसके चारों ओर इर्रेगुलर शेप है, यानी कि अमीबा का जो आकार होता है, जो इसका शेप होता है वो अनियमित होता है। क्यों होता है, ये इसके पादाव हैं, यानी कि इसको स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं, कूटपाद भी बोलते हैं। ये इसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, किस तरीके से एक न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और ये डिवाइड होने के बाद दो नई संततियों को जन्म दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी बात को कहा गया है कि एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। माय डियर, इसके बाद जो अलैंगिक जनन है उसमें एक और क्रियाविधि आती है जिसको हम चल जीवाणु द्वारा जनन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चल जीवाणु बनते हैं, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जू स्पोर्स एक निश्चित टाइम आने पर जब इनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद नई संततियों को जन्म देते हैं। नीचे इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम है, हाइड्रा है, स्पंज है, इसमें ये होता है। आपको ये एनसीईआरटी की बुक के पेज पे भी आपको दिख रहा होगा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। पहला जो
पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो क्लेमाइडोमोनास का है। उसमें जू स्पोर्स किस तरीके से एक निश्चित टाइम पर बाहर आते हैं। देखिए डियर, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं कि विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाव संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है जिसे पुटी या सिस्टी कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन भी कहते हैं। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। डियर, इसके बाद अलैंगिक जनन की एक और विधि है जिसे हम कायिक प्रवर्ध द्वारा जनन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धों के द्वारा जनन होता है। अब ये कायिक प्रवर्ध क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऊपरी भूस्थारी है, प्रकंद है, ये सब इसके कायिक प्रवर्ध हैं। जैसे कि आलू होता है, आलू के ऊपर जो आँख होती है वो इसका कायिक प्रवर्ध है। यदि आलू को आँख के भाग से काट दिया जाए और उसको ज़मीन में दबा दिया जाए तो वहाँ से एक नया पोटैटो का प्लांट तैयार हो जाता है। इसी तरीके से जो ब्रायोफिल्म होता है उसकी जो पत्ती होती है, पत्ती के पास जो पर्व संधि होती है वहाँ से नए पौधे निकलते हैं। तो ये क्या है, इसके प्रवर्ध ही हैं। ऐसा जनन जिसमें प्रवर्धों के द्वारा नए संततियों का जन्म होता है उसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है। आपको सर्किल में दिख रहा होगा, ये वाटर हाइसिंथ की फिगर है। इसमें जो भूस्थारिका है ये भी इसकी कायिक प्रवर्ध की ही इकाई है। देखिए वाटर हाइसिंथ होता क्या है, ये इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। बंगाल का आतंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है उसको यह एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने न्यूट्रिशन में ले लेता है, और जिससे कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं जैसे कि मछली आदि, ये सब ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। इसलिए इसको वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। डियर लर्नर्स, तो यहाँ तक हमारा अलैंगिक जनन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी को शेयर करिए ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है वो इसका बेनिफिट ले सके। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।